Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Election Act 2017 and in today's video we are going to discuss its section 148. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 147 तक डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करते हो तो आपने पिटीशन किस तरह से तैयार करनी है, उसके बाद रिस्पोंडेंट ने रिप्लाई क्या करना है, कंटेंट्स ऑफ पिटीशन क्या होंगे। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 148 से। सेक्शन 148 बात करता है प्रोसीजर बिफोर द इलेक्शन ट्राइब्यूनल फॉर ट्रायल ऑफ पिटीशन, कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जो भी पिटीशन फाइल की गई हैं उनका ट्रायल किस तरह से होगा। सो सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू दिस एक्ट एंड रूल्स द ट्रायल ऑफ एन इलेक्शन पिटीशन शैल बी एज नियरली एज पॉसिबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एप्लीकेबल अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 टू द ट्रायल्स ऑफ द सूट एंड द कानून शहादत ऑर्डर 1984। क्लॉज 1 में कहा गया है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जितनी भी इलेक्शन पिटीशंस फाइल की जाएंगी उसका वही ट्रायल का तरीकाकार फॉलो किया जाएगा जो सिविल केसेस का तरीकाकार है, यानी कि जिस तरह सिविल केसेस में सीपीसी और कानून शहादत ऑर्डर को फॉलो करके ट्रायल कंक्लूड किया जाता है, इसी तरह इलेक्शन पिटीशन में भी इन्हीं लॉज को फॉलो किया जाएगा। सबसेक्शन 2, द इलेक्शन ट्राइब्यूनल शैल अनलेस इट्स डायरेक्ट otherwise for the reasons to be recorded order any or all of the facts to be proved or disproved by affidavit and for the purpose of expeditious disposal apply such other procedure as the circumstances may direct। सेकंड में कहा गया है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल अगर तो मुनासिब समझे तो वो किसी भी फैक्ट को एफिडेविट के जरिए प्रूव करने का ऑर्डर पास कर सकता है, लेकिन एक्सपीडिशियस डिस्पोजल के लिए केसेस को जल्द से जल्द कंक्लूड करने के लिए अगर वो कोई और तरीकाकार अपनाना चाहे तो वो तरीकाकार भी अपना सकता है। सबसेक्शन 3 ओमिटेड है। सबसेक्शन 4, on filing of the reply for the respondent, the election tribunal may with the consent of the parties fix the specific dates for trial and disposal of petition, providing for continuous hearing without adjournment। इसमें कहा गया है कि अगर दोनों पार्टीज पिटिशनर और रिस्पोंडेंट इस चीज पर एग्री हो जाएं तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल केसेस की जो हेयरिंग है वो डे टू डे भी फिक्स कर सकता है, यानी कि बगैर किसी डिले के, बगैर किसी एडजर्नमेंट के वो हेयरिंग को फिक्स कर सकता है। बट सबसेक्शन 5 कहता है इफ द पार्टीज डू नॉट कंसेंट टू द स्पेसिफिक डेट्स अंडर सबसेक्शन 4 द इलेक्शन ट्राइब्यूनल शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटीशन ऑन डे टू डे बेसिस एंड शैल नो एडजर्नमेंट बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी फॉर मोर देन 7 days। लेकिन अगर दोनों पार्टीज अपनी कॉन्सेंट शो नहीं करती, जो डेट्स फिक्स की गई हैं, तो फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपनी मर्जी से डे टू डे प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करेगा और किसी भी पार्टी को, चाहे वो पिटिशनर है या रिस्पोंडेंट है, उसको 7 दिन से ज़्यादा की एडजर्नमेंट नहीं दी जा सकती। लेकिन ये जो 7 दिन की एडजर्नमेंट होगी इसमें भी 1 लाख रुपए का जुर्माना उसको देना पड़ेगा और साथ ही साथ केस को 180 दिन में यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर कंक्लूड होना चाहिए। ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरफ से पार्टीज को कहा जाएगा। सबसेक्शन 6, इफ द इलेक्शन पिटीशन इज नॉट फाइनली डिसाइडेड विद इन 180 days, अगर तो किसी भी पिटीशन का फैसला 180 दिन में यानी कि 6 महीने में नहीं होता तो फिर क्या होगा। Number 1, further adjournment sought by the party shall be granted only on payment of the special cost ranging from 10,000 to 50,000 rupees per adjournment and the adjournment shall not be granted for more than 3 days।
फिर क्या कहा है कि अगर 180 दिन में केस कंक्लूड नहीं होता तो फिर मजीद जो केस में एडजर्मेंट दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की दी जाएगी और इस 3 दिन की एडजर्मेंट के साथ पार्टी को 10,000 से लेकर 50,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। यानी कि पहले तो एडजर्मेंट मिलेगी ही नहीं, अगर एडजर्मेंट दी भी जाएगी तो उसमें 10 से 50,000 का जुर्माना इम्पोज किया जाएगा और एडजर्मेंट सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों की होगी। Secondly, if the election tribunal itself adjourn the election petition, it shall record the reasons for such adjournment. अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल खुद केसेस को एडजर्न करता है, यानी कि किसी भी वजह से वो जज किसी दिन केस को नहीं सुन सका और उसने आगे किसी डेट के लिए इस केस को फिक्स कर दिया, तो वो इसकी रीजंस भी बताएगा कि उसने केस को आज क्यों नहीं सुना। Subsection 3, where the delay in proceedings is occasioned by any act or omission of the returned candidate or any person acting on his behalf, the election tribunal itself or on application of aggrieved party may, after the issuance of show cause notice to the returned candidate within 15 days of the show cause notice, order that the returned candidate has ceased to perform the function of his office either till the conclusion of proceedings or for such period as the tribunal may direct. अब इसमें कहा गया है कि अगर केस में ताखीर किसी भी कैंडिडेट या जो रिटर्न कैंडिडेट है यानी कि जो कामयाब उम्मीदवार है उसकी वजह से या उसके किसी एजेंट की वजह से हुई है, तो फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपने ऑन पे या एग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर इस कामयाब उम्मीदवार को एक शोकाज नोटिस इशू करेगा और शोकाज नोटिस इशू करने के 15 दिन के अंदर अंदर वो ऑर्डर पास करेगा कि ये कामयाब उम्मीदवार अब अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेगा, यानी कि उसके ओहदे से उसको फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड भी कर सकता है अगर उसको लगता है कि केस का डिले इसकी वजह से हो रहा है। Clause D, if the serving judge is the election tribunal, the commission shall request the Chief Justice of the High Court that no judicial work other than election petition should be entrusted to him till the final disposal of election petition. अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल में कोई हाई कोर्ट का एग्जिस्टिंग जज अपॉइंट किया गया है, यानी कि जो हाई कोर्ट का जज था उसे फॉर द टाइम बीइंग इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज भी अपॉइंट कर दिया है, तो इलेक्शन कमीशन उस मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये रिक्वेस्ट करेगा कि इस एग्जिस्टिंग जज को इन इलेक्शन पिटीशंस के अलावा मजीद कोई भी अदालती काम ना दिए जाएं ताकि इन इलेक्शन पिटीशंस का फैसला जल्द से जल्द किया जा सके। Subsection 7, the election tribunal may, for the reasons to be recorded, refuse to examine any witness if it is of the opinion that the evidence of such witness is not material for the decision of election petition or that the party on whose behalf such witness has been summoned has done so on frivolous ground or with a view to delay the proceedings. इसमें कहा गया है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल किसी भी विटनेस को एग्जामिन करने से इनकार कर सकता है, यानी कि उसकी गवाही या बयान रिकॉर्ड करने से इनकार कर सकता है अगर उसको लगता है कि इस विटनेस की जो गवाही है वो केस के लिए गैर ज़रूरी है और इस विटनेस को सिर्फ और सिर्फ केस को डिले करने के लिए बुलाया गया है, तो वो ऑर्डर कर सकता है कि इस विटनेस की एविडेंस रिकॉर्ड ना की जाए। Subsection 8, notwithstanding anything contained in any other law, no document shall be inadmissible in evidence at the trial of an election petition only on the ground that it is not properly stamped or registered under the relevant law. इसमें कहा गया है कि अगर किसी और लॉ में कोई बात की गई है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर इनएडमिसिबल नहीं कंसिडर किया जा सकता, यानी कि कोर्ट इसको एक्सेप्ट करने से सिर्फ इस वजह से इनकार नहीं कर सकती कि ये डॉक्यूमेंट प्रॉपरली इस पर स्टैम्प नहीं है या ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है रेलिवेंट लॉ के अंडर। Subsection 9, a witness shall not be excused from answering any question as to any matter in issue or relevant to the matter in issue in the trial of an election petition upon the ground that the answer to such question may incriminate him or it may expose him to any penalty or forfeiture, but the witness shall not be required or permitted to state for whom he has voted at an election.
अब इसमें कहा गया है कि जो भी विटनेस गवाही देने के लिए आ रहा है उस विटनेस से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो कोई भी गवाह ये नहीं कह सकता कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं दूंगा कि इससे वो गवाह खुद मुजरिम साबित हो सकता है। तो यानी कि गवाह को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसने उसका आंसर करना है, लेकिन आप विटनेस से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि जिसके जरिए आप उससे ये वो आंसर निकलवाना चाह रहे हो कि उसने इस इलेक्शन में वोट किसको दिया है। Subsection 10. A witness who truly answers all the question which he is required to answer may granted a certificate of indemnity by the election tribunal and an answer given by him to a question put by before the election tribunal, except in case of criminal proceedings for perjury, be admissible in evidence against him in any civil or criminal proceedings. अब जो भी गवाह सच तमाम सवालों के जवाब दे देगा तो इसे इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरफ से एक सर्टिफिकेट ऑफ इंडेमनिटी दिया जा सकता है, यानी कि इसको प्रोटेक्शन दी जा सकती है कि जो भी बयान इसने इस इलेक्शन पिटीशन में रिकॉर्ड करवाया है इसका बयान इसके खिलाफ किसी भी दूसरे केस में इस्तेमाल नहीं होगा सवाए झूठी गवाही के जितने भी मुकदमे हैं। यानी कि उसको इंडेमनिटी दे दी जाती है इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरफ से कि जो बयान उसने यहाँ रिकॉर्ड कराया है वो किसी भी और केस में इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। Subsection 11. A certificate of indemnity granted to any witness under subsection 1 may be pleaded by him in any court and shall be a full and complete defense under the chapter 9A of Pakistan Penal Code under this act arising out of the matters to which the certificate relates, but it shall not be deemed to relieve him from any disqualification in connection with an election imposed by any law. अब जो भी सर्टिफिकेट इसको सबसेक्शन 10 में इशू किया गया है ये तहफ़्फ़ुज़ का सर्टिफिकेट ये गवाह किसी भी कोर्ट में एज अ डिफेंस यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर वो इलेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग नाअहल कंसिडर हो जाता है तो उसका ये इंडेमनिटी का सर्टिफिकेट उसको उसकी डिस्क्वालिफिकेशन से प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। यानी कि इलेक्शन पिटीशन में डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा हर जगह पर यह सर्टिफिकेट एज प्रोटेक्शन यूज किया जा सकता है। सबसेक्शन 12. द इलेक्शन ट्राइब्यूनल शैल डायरेक्ट एनी पार्टी टू पे रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एनी पर्सन इन अटेंडिंग द ट्राइब्यूनल टू गिव एविडेंस एंड शैल अनलेस द ट्राइब्यूनल डायरेक्ट बी डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जो भी गवाह गवाही देने के लिए आ रहे हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल उन विटनेसेस के ट्रैवल एक्सपेंसेस देने का ऑर्डर भी पास कर सकता है और इन ट्रैवल एक्सपेंसेस में जो केस के अपने अखराजात हैं वो भी शामिल होंगे। सो सिंपली अगर हम सेक्शन 148 को देखें तो सेक्शन 148 हमें इलेक्शन पिटीशंस की जो ट्रायल है उसके तरीक़ाकार के बारे में बताती है और इसमें कहा गया है कि इलेक्शन पिटीशंस का ट्रायल जो सिविल केसेस हैं उसमें सीपीसी और कानूनी शहादत ऑर्डर के रूल्स के मुताबिक इसका ट्रायल किया जाएगा। एफिडेविट के ज़रिए गवाहों की गवाही जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। केसेस को जल्द अज जल्द कंक्लूड करने के लिए ट्राइब्यूनल डे टू डे प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सकती है। 6 मंथ्स और 180 डेज में केस की प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जानी चाहिए। अगर 180 डेज में नहीं होती तो फिर एडजर्नमेंट के साथ साथ आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। जो गवाह सच्ची गवाही देंगे उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को सिर्फ इस बिना पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये प्रॉपरली स्टैम्प्ड नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है। और साथ ही साथ इलेक्शन ट्राइब्यूनल विटनेसेस के ट्रैवल एक्सपेंसेस पे करने का भी ऑर्डर कर सकता है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 148 के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।